क्या दोस्तों आपको पता है नंदन कानन प्राणी उद्यान ओडिशा के किस शहर में स्थित है और किस बात को लेकर सुर्खियों में रहा है? शबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है, लेकिन किस बात को लेकर यह शबरीमाला मंदिर सुर्खियों में रहा? भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया। भानु अथैया कौन थी? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 18 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने सेट क्यों किया वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की वो रक्षा करे, संवर्धित करे। और यह प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के अंतर्गत, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखो अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वनों, जिलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार कार्य करेगा तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखेगा। इस तरह का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 51A(g) के अंतर्गत। और यहां पर पढ़िए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 और इनकी सिफारिशों पर यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया गया और इस संविधान के अनुच्छेद के संशोधन के तहत भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया और इसमें हमारे भारतीय नागरिकों के 10 मूलभूत कर्तव्यों को भी वर्णित किया गया है। और दोस्तों 11वां मूलभूत कर्तव्य भी जोड़ा गया है, वो भी बताऊंगा। तो देखो किस समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का अंत स्थापित किया गया और अनुच्छेद 51 का अंत स्थापित कर 10 मूलभूत कर्तव्य जोड़े गए। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और यह जो 11वां मूल कर्तव्य है वो बच्चों की शिक्षा को लेकर है कि कोई भी बच्चा 6 से 14 साल की आयु तक वो मुफ्त में पढ़ाई करेगा और यह जिम्मेवारी प्रत्येक माता पिता की होगी। तो दोस्तों यह बात भी याद रख लीजिए, 11वां मूलभूत कर्तव्य। और हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने नीलगिरी हाथी कॉरिडोर पर मद्रास उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के एक आदेश को बरकरार रखा जो हाथियों से संबंधित राइट ऑफ पैसेज और क्षेत्र में होटल रिसोर्ट्स को बंद करने की पुष्टि करता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी यदि एलिफेंट कॉरिडोर है तो एलिफेंट कॉरिडोर में यह एलिफेंट को हस्तक्षेप हो, इसी तरह के कोई होटल्स या रिसोर्ट्स है, इसी को बंद करने का आदेश दिया था दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय ने और इसी को बर रखा है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने और इसीलिए यह सुर्खियों में आया है संविधान का अनुच्छेद। और उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2018 में तमिलनाडु सरकार को 48 घंटों के भीतर नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में हाथी कॉरिडोर पर बने 11 होटलों एवं रिसोर्ट्स को सील करने या बंद करने का भी निर्देश दिया था और इस तरह का इश्यू हाल ही में फिर से सामने आया। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो एक केंद्र सरकार प्रायोजित एक योजना है। इसे फरवरी 1992 में हाथियों के आवास एवं गलियारों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। कौन सा? प्रोजेक्ट एलिफेंट। कब लॉन्च किया गया? 1992। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं और खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन के लिए यह मैं क्वेश्चन सेट करता हूं। और आप एक अच्छे अफसर बनना चाहते हैं, आप कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो आप 1 साल तक के लिए देखें, आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन,
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसके हाल ही में अध्यक्ष है दोस्तों गुरदीप सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गुरदीप सिंह। और यह क्वेश्चन मैंने सेट क्यों किया? क्योंकि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। और इसीलिए आपको याद रखना है एनटीपीसी के यह एमडी एंड अध्यक्ष के रूप में कब तक कार्यभार संभालेंगे? 2025 तक। नाम मत भूलिएगा, गुरदीप सिंह। और गुरदीप सिंह ने फरवरी 2016 में पहली बार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला था। और एनटीपीसी जो भारत की 9 रत्न कंपनियों में से एक है, तो भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है एनटीपीसी। और सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में एनटीपीसी का 400वां स्थान था। और एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई और एनटीपीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, बेटियों की शादी की उम्र के विषय में विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? दोस्तों, लगभग 2 महीने पहले एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। क्यों? बेटियों की शादियों के उम्र के विषय में एक निश्चित मानक तय करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और जिसकी अध्यक्ष कौन थी? जया जेटली। और हाल ही में जया जेटली की इस समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और सरकार को सौंपने वाली है। और कुछ बदलाव आने वाले हैं। जिस तरह बच्चों की शादी होती है, लड़के की शादी, तो लड़के की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल और लड़की की 18 साल। और मुस्लिम परिवार में कुछ और भी है। तो यहां भारत के सर्व समुदाय में एक ही शादी की उम्र होनी चाहिए। इसी तरह के कुछ नए बात सामने आने वाली है। तो चलिए क्या बात है, देखो, बेटियों के लिए शादी की उचित उम्र के संदर्भ में गठित समिति की रिपोर्ट तैयार हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र में बदलाव की बात कर रहे हैं। और इसी से पता चलता है कि जो रिपोर्ट सामने आएगी, तो क्या हमारे भारत के सभी धर्म या समुदाय से जुड़े एक ही उम्र होगी? देखो, सरकार ने 4 जून को इस विषय में विचार के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया था और रिपोर्ट तैयार हो गई है। और अभी लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 साल और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। और निर्भया कांड के बाद यौन हिंसा कानून में 18 साल से कम उम्र की युवती के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाना भी दुष्कर्म की श्रेणी में रखा गया था। और निर्भया कांड के दोषी को फांसी की सजा मिली थी। तो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि निर्भया कांड किस वर्ष में हुआ था? और टास्क फोर्स ने भी लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र में बदलाव की सिफारिश की है। और यदि यह सिफारिश लागू होती है तो 42 वर्ष बाद विवाह की उम्र बदलेगी। कितने? 42 वर्ष बाद विवाह की उम्र बदलेगी। चौथा क्वेश्चन, 2 दिवसीय लोक संगीत कार्यक्रम जश्न ए हरूद कहां आयोजित किया गया? जश्न ए हरूद एक संगीत कार्यक्रम जो हाल ही में श्रीनगर में आयोजित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने श्रीनगर में 2 दिवसीय लोक संगीत कार्यक्रम जश्न ए हरूद का उद्घाटन किया। और यह संगीत कार्यक्रम कला, संस्कृति और भाषा कश्मीर अकादमी द्वारा आयोजित किया गया था। और कहां आयोजित किया गया था? श्रीनगर में। तो श्रीनगर में यह जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं हाउस बोट। तो हाउस बोट में एक जर्नी करना बहुत ही सुहावना और अच्छा पल होता है। तो यदि आप कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेते हैं तो यहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। श्रीनगर, डल झील श्रीनगर की एक प्रसिद्ध झील है और डल झील के मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ के शिकारे या हाउस बोट है।
यानी कि इस हाउस बोट को यहां स्थानिक रूप में शिकारे कहा जाता है। क्या? शिकारा। पांचवा क्वेश्चन, पृथ्वी 2 मिसाइल कितनी दूरी तक मार करने में सक्षम है? डीआरडीओ द्वारा विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया, और डीआरडीओ द्वारा विकसित यह पृथ्वी 2 मिसाइल 500 किलोमीटर दूर तक सटीक वार करने में सक्षम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 500 किलोमीटर। और परीक्षण कहां से किया गया है? ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित अंतरिम परीक्षण परिसर आईटीआर रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया। और पृथ्वी 2 मिसाइल को किसने विकसित किया है? हमारी डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है। और पृथ्वी 2 मिसाइल सतह से सतह पर 500 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। सतह से सतह मार करने में सक्षम है पृथ्वी 2 मिसाइल। दूरी कितने है? 500 किलोमीटर। और यह मिसाइल 1000 किलोग्राम तक अस्त्र ले जाने में भी सक्षम है। कितने? 1000 किलोग्राम अस्त्र ले जाने में सक्षम। और डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, जैसा कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ का मोटो आदर्श वाक्य क्या है, आपको याद है? बहुत ही अच्छा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। छठा क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब तक भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है? भारत सरकार ने एक तय किया है कि भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाया जाएगा। कब तक? 2022 तक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2022। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह ट्रांस फैट से मुक्त होने की बात 2023 तक की है। यानी कि इनसे पहले एक साल हम इस गोल को प्राप्त कर सकेंगे। तो देखो, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में यह घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित समय सीमा कौन सी है? 2023। और भारत सरकार ने एक साल पहले ही 2022 तक भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का एक लक्ष्य प्राप्त करने का हाल ही में एक गोल तय किया है। और ट्रांस फैट आंशिक तौर पर हाइड्रोजनीकृत किए गए वनस्पति तेल, आहार वसा और मार्जरीन में पाया जाता है। और यह भारत में गैर संचारी रोगों के बढ़ने का प्रमुख कारण है, और इसे हम मुक्ति यानी कि निजात पाना चाहते हैं। और हर्षवर्धन ने स्कूलों के लिए ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज की शुरुआत की। और यह पोस्टर और फोटोग्राफी एक प्रतिस्पर्धा है जिसका उद्देश्य सेहतमंद खान पान आदतों को बढ़ावा देना है। क्या? हमारे हर्षवर्धन ने एक प्रतिस्पर्धा लॉन्च की है, ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज। और यह बच्चों के लिए काफी पोस्टर या फोटोग्राफी इसमें शामिल है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा शबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? यूं तो सुप्रीम कोर्ट में भी शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति को लेकर भी इश्यू था, और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि महिलाओं को भी इस मंदिर में प्रवेश मिलेगा। तकरीबन 700 साल पुराना मंदिर है शबरीमाला मंदिर, और यह स्थित है केरल राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल राज्य। सुर्खियों में क्यों रहा? तो देखो, केरल का सुप्रसिद्ध शबरीमाला मंदिर 6 महीने तक बंद रहने के बाद फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। यानी कि कोविड-19 के चलते श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर पिछले 6 महीने से बंद था, जिसे हाल ही में खोल दिया गया है। और शनिवार से यानी कि कल से ही श्रद्धालुओं के भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने यहाँ जो शबरीमाला मंदिर है वहां पर भगवान अयप्पा का मंदिर है, उनकी पूजा अर्चना की। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया था। और करीब 800 साल पुराने इस मंदिर में ये मान्यता पिछले काफी समय से चल रही थी कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश ना करना दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, वे कौन थी? भानु अथैया बोले तो हमारे भारत की पहली ऐसी महिला जिसे ऑस्कर सम्मान मिला हो। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भानु अथैया बोले तो ऑस्कर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और यहां इमेज में देख सकते हैं भानु अथैया को। डिजाइनर भानु अथैया के बारे में आप जान लीजिए
कि भारत की पहली ऑस्कर विजेता और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी भानु अथैया और वे 91 वर्ष की थी। जन्म 28 अप्रैल 1929 को कोल्हापुर में हुआ था और एक जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर उन्होंने अपने 60 वर्ष के लंबे करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था। भानु अथैया को वर्ष 1982 में आई एक फिल्म जिसका नाम था गांधी। गांधी के लिए ब्रिटिश कॉस्ट्यूम डिजाइनर जॉन मोलो के साथ संयुक्त तौर पर ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसी के साथ वे ऑस्कर से सम्मानित होने वाली भारत की पहली ऐसी महिला बन गई थी, लेकिन हाल ही में इसका निधन हो गया है। नवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? दोस्तों, जिसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोलते हैं वो हकीकत में ब्लैक कमांडो है। ब्लैक कमांडो, और ब्लैक कमांडो ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? 15 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 अक्टूबर। तो देखो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को हम ब्लैक कमांडो के नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः इनको ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक कैट या तो ब्लैक कमांडो। और यह हाल ही में दोस्तों सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका मोटो है, किसका? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का। और इस फोर्स का गठन कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1984 को। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स यानी कि एनएसजी ने 36वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया 15 अक्टूबर को। और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति में हमारे यह एनएसजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनएसजी में भर्ती भारत के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और भारतीय सशस्त्र बलों से की जाती है। यानी कि इनमें कौन शामिल होते हैं? तो याद रखो, हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिक ही इसमें शामिल होते हैं। 10वां क्वेश्चन, न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम विकसित किया गया है एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लू ओरिजिन द्वारा यह परीक्षण किया गया है। तो ब्लू ओरिजिन यह एक निजी अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है। हाल ही में उन्होंने अपना 7वां परीक्षण भी पूरा कर लिया है और यह सिस्टम अमेरिका की ब्लू ओरिजिन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जिसकी स्थापना अमेज़न के संस्थापक खुद जेफ बेसोस द्वारा की गई है। इमेज में देख सकते हैं, जेफ बेसोस द्वारा यह जो ब्लू ओरिजिन नामक एक कंपनी है इसको स्थापित एवं विकसित किया गया है। और न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम का नाम अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है। यह बात याद रख लीजिए। 11वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा नंदन कानन प्राणी उद्यान ओडिशा के किस शहर में स्थित है? नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। लेकिन यह सुर्खियों में क्वेश्चन क्यों आया? तो देखो, ओडिशा के भुवनेश्वर में नंदन कानन प्राणी उद्यान, जिसे कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने जानवरों के लिए संसाधन जुटाने हेतु एडॉप्ट इन एनिमल नामक एक अभिनव कार्यक्रम की पुनः शुरुआत की है। कि कौन सा कार्यक्रम? एडॉप्ट अन एनिमल नामक एक अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एडॉप्ट इन एनिमल कार्यक्रम के तहत 3 वर्ष पहले नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क को 32 लाख रुपए की मदद मिली थी। अब तक 100 से अधिक संगठन एवं व्यक्ति 22 लाख की मदद के साथ जानवरों को गोद लेने के लिए आगे आए हैं और इसीलिए सुर्खियों में रहा है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। लेकिन नंदन कानन प्राणी उद्यान कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1960 में। और नंदन कानन व्हाइट टाइगर और मेलानिस्टिक टाइगर के प्रजनन के लिए दुनिया का पहला चिड़ियाघर भी है। नंदन कानन दुनिया में भारतीय पेंगोलिन का एकमात्र संरक्षण प्रजनन केंद्र भी है। तो यह फैक्ट जो नंदन कानन प्राणी उद्यान से जुड़े हुए हैं वो याद रख लीजिए। 12वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी आभासी बैठक में किसको अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष
और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी तीसरी आभासी बैठक का हाल ही में आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में भारत और सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को एक बार फिर से चुन लिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 34 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया है और 14 अक्टूबर को आयोजित तीसरी आभासी बैठक में भारत और फ्रांस का चुनाव 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से कर लिया गया है। और यह आयोजन कब किया गया? 14 से 16 अक्टूबर 2020 के समयावधि के दौरान यह तीसरी आभासी बैठक का आयोजन किया गया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान इसकी पहल की गई थी, शुरुआत की गई थी। और ISA का पहला सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 में ग्रेटर नोएडा बोले तो भारत में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किया गया था, जिसकी हाल ही में तीसरी बैठक आयोजित की गई। 13वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कल ही बोले तो 17 अक्टूबर को मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17 अक्टूबर बोले तो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और 2020 के यह अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम क्या रखी गई है? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। हिंदी में कहे तो सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय करना, एक साथ में आना। और इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की घोषणा की 27वीं वर्षगांठ है। इस साल फादर जोसेफ रेसिंस्की द्वारा कॉल टू एक्शन की 32वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित किया गया था। तो यह बात आपको याद रखनी है। कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस? 17 अक्टूबर को। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मिशन बिगिन अगेन किसने शुरू किया? मिशन बिगिन अगेन शुरू किया है उद्धव ठाकरे बोले तो महाराष्ट्र। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड है, इनके नाम लेना चाहूंगा। वो है जयदीप, जगिन बाग, कन्हैया लाल, राठौड़ मयूरी KM, पूजा सोलंकी, लक्ष्मण गेमेर, अंकुश गंजेरा, नंदिनी आसोदरिया। इसके अलावा हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, राठवा रूपेश, प्रिया पटेल फ्रॉम वलसाड से, पटेल दिनकर, नीलेश राठौड़ फ्रॉम अहमदाबाद से, हैप्पी पटेल फ्रॉम गुजरात मोरबी से, प्रदीप परनालिया, मयूरी भावसार और रोशनी प्रजापति। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, उत्तर पूर्वी मानसून से निम्न में से किस राज्य में बारिश नहीं होगी? दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में मैंने कल आपको डिटेल में बताया था। और हाल ही में मौसम खराब है और लगभग बहुत से राज्यों में फसल भी नष्ट कर दी है यह उत्तर पूर्वी मानसून। तो किस राज्य में यह उत्तर पूर्वी मानसून से लेकर ज्यादा बारिश नहीं होगी? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, इंडियन जियोग्राफी की दृष्टि से यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन के लिए। आंसर देना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।